हेलो एवरीवन, लर्न एवरीडे विद उमा में आपका स्वागत है। तो हम यहाँ सीजी सेट की तैयारी कर रहे हैं और हमारी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। तो आ जाइए आप भी हमारे इस प्रिपरेशन की जर्नी में हमारा साथ दीजिए। और पेपर 1 पेपर 2 का कॉमन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड। कुछ कुछ कॉमन है, कुछ कुछ हमको और ऐड करना है पेपर 1 में। तो पेपर 1 के जो रिसर्च से रिलेटेड जो पॉइंट मुझे और ऐड ऑन करना है, उसको हम एक दिन और रिसर्च एप्टीट्यूड के क्लास में रखेंगे। आप जरूर देखिएगा, मैं आपको नोटिस कर दूंगी इसके बारे में। ओके, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज हम अपने यूनिट 2 को कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक की आज लास्ट क्लास है। फाइनली हमको रिसर्च समझ में आ गया। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट्स करके जरूर पूछें, ठीक है। चलिए, आज हमारा टॉपिक है अनोवा, रिग्रेशन एनालिसिस एंड फैक्टर एनालिसिस, जिसमें से क्वेश्चन एक दो ही आते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा तैयारी। तो हमने इससे पहले टी टेस्ट देख लिया। आज हम देख रहे हैं अनोवा एंड इट्स टाइप। अनोवा पूरा नाम क्या है भाई? चलिए बताइए, कमेंट्स कीजिए। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये क्या है? पैरामेट्रिक टेस्ट है, स्टैटिस्टिक टेस्ट है। इसमें जब हम हमारा जो ग्रुप होता है, 2 ग्रुप के लिए हम स्टडी करते हैं तो हम टी टेस्ट यूज करते हैं। ओके, और जब हम मोर देन 2 ग्रुप्स रहते हैं, उसकी उसकी स्टडी करते हैं, मीन और एसडी निकाल के उसका स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट से आगे स्टडी करते हैं, तब हम यूज करते हैं अनोवा। हम टी टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन टी टेस्ट बार बार यूज करने से हमारा जो टाइप 1 एरर होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बार बार टी टेस्ट करने के बजाय हम अनोवा टेस्ट को प्रिफर करते हैं। तो इसका फार्मूला भी है T2 इज इक्वल टू एफ, यानी जितनी बार आप टी टेस्ट को 2 बार करोगे उतना पावर हमारा एफ टेस्ट का है। एफ टेस्ट मतलब अनोवा का है। अनोवा टेस्ट की शुरुआत किसने की थी? चलिए बताइए। इसको फिशर टेस्ट भी कहते हैं। इसको रोनाल्ड फिशर ने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसे फिशर टेस्ट भी कहते हैं। एफ टेस्ट या फिशर टेस्ट भी कहते हैं। ओके, ये पैरामेट्रिक टेस्ट है तो बहुत सारे क्राइटेरिया भी मीट करने पड़ते होंगे, ठीक है। पैरामेट्रिक टेस्ट के जितने भी और क्राइटेरिया है सब फुलफिल करना पड़ता होगा। कंट्रोल ग्रुप रहता है एक, और हमारा क्या रहता है? एक्सपेरिमेंट ग्रुप रहता है। और हमारा जो सैम्पलिंग है वह रैंडम सैम्पलिंग मेथड से यूज होता है। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक यूज करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, इसमें भी सभी टेस्ट अप्लाई होते हैं। और अनोवा टेस्ट होता है वह ओमनी बस टेस्ट होता है, यानी रिजल्ट इसका जो रहता है वह ओमनी बस होता है। मतलब यह सिग्निफिकेंट डिफरेंस बताता है बिटवीन द ग्रुप्स, लेकिन कौन सा ग्रुप सिग्निफिकेंट चेंज लेके आया है यह नहीं बताता है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? पोस्ट हॉक टेस्ट करना पड़ता है। मीन ऑफ द 3 आर मोर ग्रुप्स सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या सिग्निफिकेंट है, ये अनोवा टेस्ट से हमको पता चलता है। ओके, जैसे कि हम देखते हैं नॉइस, देखते हैं नॉइस है, ये हमारे कंसंट्रेशन को प्रभावित करता है या हमारे टेस्ट परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। तो नॉइस का हम लेवल ले लेंगे, 3 लेवल में नॉइस को देखेंगे। ये क्या है? अपना IV है, और ये क्या है? अपना DV है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, तो नॉइस का हम लेवल ले लेंगे 50, ये लो लेवल है। और हम ले लेंगे मॉडरेट लेवल ले लेंगे, और हम लेंगे हाई लेवल नॉइस का लेंगे। ओके,
इसमें हम 50 पार्टिसिपेंट लिए, इसमें 50 पार्टिसिपेंट लिए, इसमें 50 पार्टिसिपेंट लिए, अलग अलग। ठीक है, तो ये हम नॉइस को 3 लेवल में बांट दिए, कौन कौन सा? लो, मॉडरेट एंड हाई लेवल। तो इस तरह से हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 3 लेवल कर लिए और 3 ग्रुप का स्टडी कर रहे हैं। क्या चीज में? टेस्ट परफॉर्मेंस किस तरह से होता है। ठीक, तो हमारा जो ये अनोवा टेस्ट है ये बताएगा कि देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन नॉइस एंड टेस्ट परफॉर्मेंस। ओके, बट it cannot conclude which level is influence the test performance more. Okay, you got it? उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? कौन सा जो नॉइस का लेवल लो है, मॉडरेट है, हाई है, कौन सा परफॉर्मेंस करेगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? पोस्ट हॉक टेस्ट करना पड़ता है। यहां तक आपको क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं और एफ टेस्ट किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट, तो देखते हैं टाइप ऑफ अनोवा। टाइप ऑफ अनोवा मेनली 2 टाइप होते हैं, 1 वे अनोवा और 2 वे अनोवा। ठीक है, इसमें रिपीटेड होता है और विद इन होता है। रिपीटेड मतलब क्या होता है? जब हम एक ही ग्रुप को, जैसे इसमें हमने 50-50-50 अलग अलग पार्टिसिपेंट लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बिटवीन ग्रुप डिजाइन। बिटवीन ग्रुप डिजाइन। ओके, बिटवीन ग्रुप डिजाइन हो गया। हमारा एन है वो कितना है? यहाँ पर एन इज इक्वल टू 150 टोटल पार्टिसिपेंट। ओके, और के कितने हैं? के यहाँ पर 3 है। के मतलब क्या होता है? ग्रुप साइज। कितने ग्रुप साइज है? 1 2 3, 3 के है। यहां तक आपको थोड़ा समझ में आया? और विद इन ग्रुप डिजाइन में क्या होता है? विद इन ग्रुप डिजाइन में, विद इन ग्रुप में क्या होता है? 50 पार्टिसिपेंट लेते हैं, उसको 3 कंडीशन में, अलग अलग 3 या 4 कंडीशन में इसी 50 पार्टिसिपेंट को यूज किया जाता है, बार बार स्टडी किया जाता है, उसको विद इन ग्रुप डिजाइन बोलते हैं। क्लियर? मैंने इसको आपको टी टेस्ट में भी बताया था। ओके, देखते हैं 1 वे अनोवा। इसमें क्या होते हैं? कंपेयर 3 आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक सेकेंड, कंपेयर 3 आर मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। ग्रुप्स को बोला जा रहा है। 3 या 3 से अधिक ग्रुप्स को क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 3 लेवल्स होते हैं, उसको एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, बिटवीन सब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? बिटवीन सब्जेक्ट। कंपेयर एंजाइटी स्कोर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम 3 टीचिंग मेथड्स। ठीक, ये क्या है? बिटवीन ग्रुप डिजाइन है। इसमें पार्टिसिपेंट की संख्या ज्यादा होती है, हमें पार्टिसिपेंट्स ज्यादा मिलते हैं तो हम उनको ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पूछते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेन इफेक्ट के लिए क्या होता है? K-1 होता है। K-1 मतलब यहाँ पर 3 ग्रुप है, ये मोर को काट दो, 3 ग्रुप है आपके पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 3 लेवल्स हैं। तो मेन इफेक्ट का क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम K-1 इज इक्वल टू क्या होगा? 3-1 2। ओके, विद इन एरर, विद इन जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है N-K, तो N कैपिटल N हम मान लेते हैं, हमारे पास कितना है? 150 है। ठीक, कैपिटल N 150 है, तो 115 माइनस N, ये विद इन हमारा डिग्री फ्रीडम होगा। ये क्या होता है? 3 ग्रुप है, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ, यहाँ पर कितना आएगा? 147। ओके, और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? N-1 इज इक्वल टू 150 माइनस 1, दैट इज 149। और इसका नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट क्या है? यदि हमारा जो सैंपल है और यदि हमारा जो टेस्ट है वह नॉर्मल पैरामेट्रिक जो रिक्वायर
फीचर है उसको पार नहीं किया तो हम क्रिस्टल वॉलिस टेस्ट करते हैं। ओके ओके डन। यदि हमारा सैंपल क्या नहीं है, रैंडम सैम्पलिंग से सैंपल नहीं लिया गया है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, स्क्यू है, तब उस कंडीशन में क्रिस्टल वॉलिस टेस्ट अप्लाई किया जाता है। वन वे रिपीटेड मेजर अनोवा, रिपीटेड मेजर यानी एक ही पार्टिसिपेंट को बार बार स्टडी किया जाता है 3 कंडीशन के ऊपर। ओके 3 अलग अलग कंडीशन रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा n का वैल्यू हो गया 50 पार्टिसिपेंट, हमको ज्यादा पार्टिसिपेंट नहीं मिल पाए तो हम क्या करेंगे, इन्हीं 50 पार्टिसिपेंट को अलग अलग कंडीशन में स्टडी करते हैं। ठीक, कंपेयर एंजाइटी, यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है, कंपेयर एंजाइटी स्कोर ऑफ द सेम स्टूडेंट फॉर द 3 टीचिंग मेथड्स। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ही निकालने आपको आता है और नॉन पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट पूछते हैं। तो मैं पूरा जो स्टडी है उस पे हम डिटेल क्लास एग्जाम के बाद लेंगे। हमारे पास 10 यूनिट है, इसलिए हम सुपरफिशियली जो हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जरूरी है वो हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मेन इफेक्ट K-1 जो इसमें भी अप्लाई होता था, सेम मेन इफेक्ट हर जगह सेम रहेगा। K-1 हमारे कितने ग्रुप्स हैं, K इज इक्वल टू 3 है, तो हमारा मेन इफेक्ट कितना आएगा, 2 होगा। K-1 3-1 इज इक्वल टू 2 होगा। यहाँ इरर के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इरर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, n-1 इंटू K-1। तो n कितना है हमारे पास, 50 है, तो n-1 यानी 49 हुआ और K-1 यानी कितना हुआ, 2। तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 और ये 98। इस तरह से हमारा इरर कितना होगा, 98। ओके क्लियर। ओके फिर टोटल क्या होता है, टोटल में हमारा सेम होता है n-1 49। ओके तो इस तरह से आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने दिया जाता है। आपको वहां पर बताया जाता है कि कैपिटल N कितना है और आपको बताया जाता है कि ग्रुप्स कितने हैं। उसके हिसाब से आपको बताया जाता है कि विद इन सब्जेक्ट अनोवा का आपको इरर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालिए या मेन इफेक्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालिए या टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालिए। तो आप कर लेंगे ना, बताइए। और इसका क्या है, नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट क्या है, फ्रीडमैन टेस्ट। ओके क्लियर सो फार, अभी तक आप मेरे साथ हैं। ओके देन आता है टू वे अनोवा। टू वे अनोवा क्या होता है, इसमें हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 3 मोर देन 2 लेवल्स होते हैं। ओके ये है बिटवीन सब्जेक्ट या बिटवीन ग्रुप डिजाइन, इफेक्ट ऑफ द टीचिंग मेथड्स एंड जेंडर ऑफ ऑन अचीवमेंट। ओके तो अचीवमेंट क्या है, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, जेंडर क्या है हमारा, टीचिंग क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जेंडर क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। टीचिंग में हम 3 लेवल रखते हैं, A B C, और जेंडर में होता है मेल और फीमेल। ठीक है तो इस तरह से हमारा टू वे अनोवा होता है डिजाइन। ओके तब अब इसमें क्या करते हैं, इसमें ग्रुप ए के लिए यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स का अलग से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगा, जेंडर का अलग से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगा। सेम K-1 ए के लिए क्या होगा, K-1 इज इक्वल टू, इसको ए बताया गया है और जेंडर को बी बताया गया है। ओके तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, 3-1 इज इक्वल टू 2। बी के लिए K-1 मतलब क्या होगा, 2-1 इज इक्वल टू 1। ओके अब ये इरर के लिए, इरर के में ये इंटरेक्शन है A इंटू बी। हमारा टू वे अनोवा करने का पर्पस ही है कि हम इंटरेक्शन इफेक्ट देख सकें। ओके तो इंटरेक्शन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, K-1 जो A का है और
k माइनस 2 को इनटू करना। तो यहाँ पर हमने देखा k माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और दूसरे का b के लिए हमने देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 1 है। तो इस तरह से हमारा इंटरेक्शन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ, 2 हुआ। ओके, देन इरर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम देखते हैं n माइनस k करते हैं। n ये बिटवीन डिजाइन है, चलिए इसमें भी हमने मान लिया कि 150 पार्टिसिपेंट है हमारे, और k की संख्या यहाँ पर कितनी है, k1 और k2 है। k1 का 2 है और k3 का 3 है। ये समझ में आ गया आपको। अब n माइनस k है, n माइनस k है, कैपिटल k है, देखिए यहाँ पर कैपिटल k है, तो इसमें क्या होगा, 150 माइनस कैपिटल k का इज इक्वल टू कितना होगा बताइए। ये कौन सा डिजाइन है, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 6 होगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 144। ये हमारा इरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। यहाँ पर आपको समझ में आया, हमारा जो डिजाइन बन रहा है वो क्या बन रहा है, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अनोवा। अनोवा ये डिजाइन है 3 इंटू 2, तो ये कैपिटल K का वैल्यू हमारे लिए कितना होगा, K 3 इंटू 2 तो 6। तो यहाँ पर 150 में 6 माइनस करेंगे तो 144 आएगा। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, n की वैल्यू कितनी है 150, और 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 149। तो इस तरह से हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 149 है। और इसके लिए भी हम क्या करते हैं, नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट फ्रीडमैन टेस्ट का यूज किया जाता है। देन आता है रिपीटेड मेजर अनोवा। रिपीटेड मेजर अनोवा में क्या होता है, कंपेयर 3 मोर मीन फ्रॉम द सेम पार्टिसिपेंट मेजर्ड रिपीटेडली। ओके, रिपीटेडली इसमें 50 के का हमारा कैपिटल N इज इक्वल टू 50 होता है। 50 पार्टिसिपेंट को 3 कंपेरिजन किया जाता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल है एंजाइटी मेजर्ड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर थेरेपी। तो हम 3 बार अलग अलग कंडीशन में 50 पार्टिसिपेंट का यूज कर रहे हैं। ओके, तो मेन इफेक्ट K-1, K कितना है, 3 ग्रुप है, तो K-1 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हुआ। इरर के लिए क्या होगा, N-1 मतलब कितना हुआ 49, और K-1 इज इक्वल टू कितना हुआ, यहाँ पर बताइए K-1 कितना हुआ, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, सेम आया यहाँ पर भी 98। ओके, देन टोटल कितना होगा, 50 माइनस 1 इज इक्वल टू 49। इस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलता है। अगर आपको ये यहाँ से क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट तो आप दोबारा मेरे से पूछिए, मैं जरूर इसका डिटेल क्लास लेके आऊंगी, पर वो क्लास 1.5-2 घंटे का होगा। यहाँ पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या जानना चाहिए उसका लिस्ट मैंने दिया है। इसका नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट क्या है, फ्रीडमैन टेस्ट। ओके, आप इतना कर लिए, इतना आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया, आप दोबारा क्लास देखिए, फिर आपका यहाँ से 2-3 नंबर पक्के, 2 से 4 नंबर पक्के। ओके, 2 क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। फिर देखते हैं कोरिलेशनल डिजाइन। कोरिलेशनल डिजाइन में पहला देखते हैं फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस गिवन बाय द स्पीयरमैन। ओके, फैक्टर एनालिसिस में क्या करते हैं, हम फैक्टर्स निकालते हैं और उसको स्टडी करते हैं। 2 पर्पस से हमारा फैक्टर एनालिसिस होता है। पहला पर्पस ये होता है कंफर्मेटरी, और दूसरा होता है एक्सप्लोरेटरी। हम एक्सप्लोर करने के लिए भी फैक्टर एनालिसिस करते हैं और कंफर्मेशन के लिए भी फैक्टर एनालिसिस करते हैं। ओके, देन चलिए देखते हैं। देखिए, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम न्यू थ्योरी बना रहे हैं, तो हम फैक्टर लेते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हमारे थ्योरी के लिए जरूरी होता है। व्हेन फैक्टर स्ट्रक्चर इज अननोन, तब हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे फैक्टर लेते हैं, उसको कम करते हैं, फिर
उसको क्या करते हैं, अपने स्टडी के लिए फर्दर रोटेट करते हैं। हम देखेंगे अभी इसके बारे में। देन आता है कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। कंफर्म करते हैं जो ऑलरेडी फैक्टर एनालिसिस हो चुका है, जो ऑलरेडी थ्योरी बन चुके हैं, उसके फैक्टर को हम क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं या टेस्ट करते हैं कि ये ही फैक्टर हैं कि, और इसमें हम फर्दर अपने स्टडी को आगे बढ़ा के अपना थ्योरेटिकल मॉडल बना के इन फैक्टरों को यूज कर सकते हैं या नहीं, ये देखने के लिए कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस किया जाता है। इसमें हम कोई भी फैक्टर को रिड्यूस नहीं कर सकते, नहीं अपना फैक्टर ला सकते हैं, जब तक हम दूसरे के मॉडल को क्या कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं तब तक। ठीक है, ओके। देन देखते हैं हमारा स्टेप, इससे क्वेश्चन आता है। ओके, फैक्टर एनालिसिस के स्टेप को असेंडिंग, डिसेंडिंग या फिर सीक्वेंस में रखिए। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं रिसर्च वेरिएबल हम निकालते हैं। अगर हमारा पर्पस होता है एक्सप्लोर करने का, एक्सप्लोरेटरी स्टडी करने का हमारा एम रहता है, तो हम करते हैं रिसर्च वेरिएबल निकालते हैं। वेरिएबल निकालते हैं, चेक करते हैं वेदर फैक्टर इज एप्रोप्रिएट, हमारे जो फैक्टर हमने निकाले हैं वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, इसमें हमको कुछ ऐड करने की जरूरत है या नहीं है, ये देखते हैं। ओके, फिर कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाते हैं। कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या होते हैं, हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस बनाते हैं, इसका ये एक और कह सकते हैं हम H0 हाइपोथेसिस बनाते हैं, कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसमें हम जितने भी हम फैक्टर लिए हैं, हमने जितना भी फैक्टर लिए हैं उनका उनके साथ ही क्या रिलेशन है ये देखते हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ, 2 मिनट रुके। ये हमने लिया, ओके, यहाँ पर हमने फैक्टर 1 लिया, यहाँ पर फैक्टर 1 लिया, यहाँ पर फैक्टर 2 लिया, यहाँ पर फैक्टर 2 लिया, यहाँ पर फैक्टर 3 लिया, यहाँ पर फैक्टर 4 लिया, यहाँ पर फैक्टर 5 लिया, यहाँ पर फैक्टर 3 लिया, यहाँ पर फैक्टर 4 लिया और यहाँ पर फैक्टर 5 लिया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फैक्टर 1 का फैक्टर 1 से रिलेशन कितना होगा, परफेक्ट होगा, 1 होगा। वैसे ही F2 और F2 का रिलेशन एक दूसरे के साथ क्या रहेगा, 1 रहेगा, 1 1 1। ओके, वैसे ही फैक्टर 2 का फैक्टर 2 के साथ रिलेशन में हमने देखा 1 1 1, ये होता है हमारा कोरिलेशन मैट्रिक्स। ओके ओके, फिर यहाँ पर फैक्टर 1 का फैक्टर 2 के साथ रिलेशन देखते हैं, 0.30 है। फिर फैक्टर 1 का फैक्टर 3 से क्या रिलेशन है ये देखते हैं, 0.60 रहेगा। हम यहाँ पर से मैंने कैसे जाना, ये हाइपोथेटिकल हम चल रहे हैं वैल्यू लेके, ठीक है, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, मेरे मन से आ रहा है ये, ठीक है। तो F2 और F1 का रिलेशन यहाँ पर 0.3 रहेगा, फिर F2 का F3 के साथ क्या रहेगा, 0.6 रहेगा, जो यहाँ पर दिया है। इस तरह से जो ये मैट्रिक्स बनता है वो आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल मतलब ये सेम होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। ओके, तो कोरिलेशन मैट्रिक्स बनता है और यहाँ पर नल हाइपोथेसिस बनता है। नल हाइपोथेसिस हमको क्या स्टेट करता है, इज ऑलवेज वी नो दैट नल हाइपोथेसिस स्टेट दैट द मैट्रिक्स, कोरिलेशन मैट्रिक्स will be identical, there is no relation between the factors। ओके, फैक्टर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, सब आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब एक समान है। ओके, तो ये नल हाइपोथेसिस है, इसी को रिजेक्ट करके हमको अपना आगे बढ़ना है। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। फिर आता है KMO और बार्टलेट टेस्ट। KMO टेस्ट जो होता है वह सैंपल एडिक्वेसी टेस्ट होता है। सैंपल हमने जितना चुना है वो सही है या नहीं, फैक्टर हमने जितना लिया है वो सही है नहीं,
उसके बाद हम क्या करते हैं, केएमओ टेस्ट करते हैं। केएमओ टेस्ट जो होता है जितना 1 के करीब रहेगा उतना ही अच्छा रहता है। ओके, जितना 1 के करीब रहता है उतना अच्छा रहता है, जितना 0 के करीब रहता है उतना बुरा रहता है। ओके, फिर बार्टलेट स्पेरिसिटी टेस्ट, ये किस चीज के लिए होता है, ये सिग्निफिकेंट देखने के लिए होता है। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस जो पी रहता है उसकी वैल्यू होता है वह 0.05 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ओके, 0.05 से कम होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम करते हैं चूज एक्सट्रैक्शन मेथड। एक्सट्रैक्शन मेथड हम चूज करते हैं। हम एक्सट्रैक्शन मेथड में 4 मेथड्स यूज करते हैं। पहला सबसे प्राइम मेथड होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, पीसीएम मेथड, प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड। ओके, प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड क्या होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड होता है वह यूनिक वेरिएंस को एक्सट्रैक्ट करने का मेथड होता है। फिर उसके बाद आता है कॉमन वेरिएंस मेथड। ओके, कॉमन वेरिएंस मेथड, कॉमन वेरिएंस मेथड्स में 3 मेथड होते हैं, प्रिंसिपल एक्सियल मेथड, और सेकेंड होता है स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, एंड फोर्थ होता है जनरलाइज्ड लिस्ट स्क्वायर मेथड। ओके, इन मेथड्स का हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, फैक्टर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। हमने जितना फैक्टर बनाया है, जैसे कि हमने 50 फैक्टर बनाए हैं, उसमें से हमको 10 फैक्टर रखने हैं। इसका चूज हम किससे करते हैं, इन्हीं फैक्टर एक्सट्रैक्शन मेथड से करते हैं। फिर डिटरमाइन द नंबर ऑफ फैक्टर। अब नंबर ऑफ फैक्टर को हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, इसके लिए भी 4 मेथड है। कटेल स्क्रीन, इस कैटेल का स्कोर से करते हैं, और केजर गेटमैन टेस्ट से करते हैं। ये आपको सॉफ्टवेयर से मिलते हैं, आपको हाथ से नहीं करना है, बस आपको स्टेप याद रखना है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर हम 2 चीजों 4 चीज से करते हैं, मेनली 2 चीज यूज करते हैं। कैटेल स्क्रीन प्लॉट यूज करते हैं, कैटल्स स्क्रीन प्लॉट, और सेकेंड क्या करते हैं, केजर गटमैन क्राइटेरियन, रियॉन का यूज करते हैं। ओके, अभी इसके बारे में आपको डिटेल्स नोट्स मिलेंगे, एक सुपरविजन बस कर रहे हैं। फिर रोटेशन फैक्टर, फैक्टर को भी रोटेशन सॉफ्टवेयर से किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, रोटेशन जब करते हैं तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है 90 डिग्री और एक लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो लेस देन 90 डिग्री रोटेशन होता है, वह क्या होता है, अनरिलेटेड होता है, कोई 2 फैक्टर के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। ओके, इसके बाद हम फर्दर रोटेशन नहीं करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल रोटेशन भी बोलते हैं। और लेस देन 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, ऑब्लिक रोटेशन बोलते हैं। फिर इंटरप्रेट फैक्टर लोडिंग, अब हम फैक्टर लोड जो हुआ रहता है उसको इंटरप्रेट करते हैं। ओके, देन नेम देते हैं फैक्टर्स का, फिर इवैल्यूएट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, देन रिपोर्ट द फाइनल फैक्टर सॉल्यूशन। चलिए फिर से देखते हैं, पहले हम रिसर्च वेरिएबल लेते हैं, चेक वेदर द फैक्टर एनालिसिस इज एप्रोप्रिएट और नॉट, हम चेक करते हैं। देन कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाते हैं, कोरिलेशन मैट्रिक्स स्टेट दैट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द फैक्टर। ओके, देन वी आर यूजिंग KMO and Bartlett test, then choose extraction method, whether we are choosing PCM or common variance method, then determine the number of factor, rotation the factor under the 90 degree or less than 90 degree, then interpret factor loading, factor naming, then evaluate reliability and validity, then lastly we report the final factor solution. Okay, this is the procedure for the factor analysis. Okay, then
ये आपके लिए डिटेल है, आप पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछेंगे। ये है सेलेक्ट वेरिएबल, किस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं। फिर केएमओ का यहाँ पर मैंने अच्छे से नोट्स रखा है आपके लिए, पढ़िए और देखिए, और समझ में नहीं आता है बिल्कुल आप पूछिए, आई एम हियर। ओके, देन एक्सट्रैक्शन मेथड्स, principal component method, principal axial methods, maximum likelihood methods and generalized least square method। कब कब यूज होता है सब दिया है नोट्स में। ओके, नेक्स्ट आता है डिसाइड नंबर ऑफ फैक्टर। हम इगन वैल्यू से देखते हैं, केजर गेटमैन क्राइटेरिया, कटेल स्क्रीन प्लॉट से देखते हैं, पैरेलल एनालिसिस से देखते हैं और थियोरेटिकल जस्टिफिकेशन से भी हम पता करते हैं। फिर रोटेशन होता है, दो टाइप के रोटेशन होते हैं, पहला होता है ऑर्थोगोनल और दूसरा होता है ऑब्लिक। ऑर्थोगोनल रोटेशन जो होता है उसमें फैक्टर होते हैं अनरिलेटेड होते हैं। इसमें कौन कौन से एग्जांपल है, वेरीमैक्स, क्वाड्रीमैक्स एंड इक्वामैक्स। देन ऑब्लिक रोटेशन होता है वह लेस देन 90 एंगल पे होता है, फैक्टर आर अलाउड टू कोरिलेट, फैक्टर आर कोरिलेट। इसमें कौन कौन से एग्जांपल है, प्रोमैक्स, ओमनीमैक्स और जियोमी। ओके, इसका आपको नाम आता है। विच आर द मेथड्स आर एग्जांपल ऑफ ऑर्थोगोनल रोटेशन। आपको 5 नाम दे दिया जा रहता है, टिक करना रहता है कौन कौन सा ऑर्थोगोनल रोटेशन में आता है, इसलिए आप इसको याद करेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल technique used to predict or explain the value of dependent variables from one or more independent variables। यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं होते, इसको केवल नाम के लिए ही दिया गया है ताकि आपको समझ में आए। प्रिडिक्टर होते हैं और क्या होते हैं, प्रिडिक्टर होते हैं और क्राइटेरियन होते हैं। प्रिडिक्टर, चलिए देखते हैं इसको। प्रिडिक्टर और क्राइटेरियन दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, ये नेम से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे कि प्रिडिक्ट करना, सपोज वी वांट टू प्रिडिक्ट एग्जाम परफॉर्मेंस फ्रॉम स्टडी आवर्स, अटेंडेंस एंड मोटिवेशन से हम क्या देखना चाहते हैं, परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर हमारा क्या है, क्राइटेरियन क्या है, ये सब हमारे क्या है, प्रिडिक्टर है। और हमारा क्राइटेरियन क्या है, ये हमारा एग्जाम स्कोर, एग्जाम स्कोर हमारा क्राइटेरियन है। ओके ओके, तो हमारा क्या रहेगा, ये हमारा मल्टीपल रिग्रेशन का एग्जांपल दिया गया है। हम x और y के बीच में क्या करेंगे, रिग्रेशन, यहाँ पर स्लोप बनता है, हम आगे देखेंगे तो इसमें कितना बनेगा, इसमें 3 क्राइटेरियन है तो 3 बनेगा हमारा क्या, प्लॉट। ओके, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ किस तरह से रिलेशन होता है ये हम देखेंगे आगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट एजम्पशन ऑफ लाइनर रिग्रेशन। रिग्रेशन के लिए कुछ एजम्पशन है, जिस तरह से पैरामेट्रिक टेस्ट के और पैरामेट्रिक टेस्ट हमने देखा है उनके एजम्पशन है, उसी तरह रिग्रेशन के भी एजम्पशन है। तो पहला है लाइनारिटी, रिलेशनशिप बिटवीन प्रिडिक्टर एंड आउटकम शुड बी अप्रोक्सीमेट लाइनर। लाइनर रिलेशनशिप होना चाहिए किसके बीच में, प्रिडिक्टर और क्राइटेरियन के बीच में। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन आर एरर। ओके, ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होता है ऑब्जर्वेशन, और एरर भी क्या होता है, रैंडम होता है। हर क्राइटेरियन के साथ, हर प्रिडिक्टर के साथ क्राइटेरियन का हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन करते हैं। होमोस्कार्डिसिटी, होमोस्कार्डिसिटी मतलब क्या होता है, रेसिडुअल वेरिएंस शुड बी अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट। हमारे जो एरर वेरिएंस होते हैं वह रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। नॉर्मेलिटी ऑफ द रेसिडुअल, रेसिडुअल जो होते हैं, एरर होते हैं, शुड बी अप्रोक्सीमेट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट फॉर सम फॉर्म ऑफ
इन्फरेंस। देन नो प्रॉब्लमेटिक मल्टी कोलिनियरिटी, मतलब दो प्रिडिक्टर के बीच में ज्यादा क्या नहीं होना चाहिए, सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए। पता चला हम दो प्रिडिक्टर लिए हैं, कौन कौन सा लिए हैं, मोटिवेशन प्लस आवर्स ऑफ स्टडी। ये दोनों के बीच में अगर बहुत ज्यादा क्या हो गया, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट ये आपस में ही हो गए, तो ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मल्टी कोलिनियरिटी हमारे स्टडी में लेके आएंगे, तो ये सुटेबल नहीं होते, हमको ड्रॉप करना पड़ता है एक प्रेडिक्टर को। ओके ओके। देन नो इन्फ्लुएंशियल एक्सट्रीम आउटलायर, आउटलायर एक्सट्रीम नहीं होने चाहिए। अप्रोप्रिएट मेजर एंड मॉडल स्पेसिफिकेशन वेरिएबल एंड फंक्शनल फॉर्म शुड बी सुटेबल फॉर द एनालिसिस। ये है हमारे इंपॉर्टेंट एजम्पशन फॉर लाइनर रिग्रेशन। फिर सिंपल लाइनर रिग्रेशन क्या होता है, सिंपल लाइनर रिग्रेशन में वन प्रिडिक्टर रहता है, वन आउटकम वेरिएबल या वन क्राइटेरियन वेरिएबल होता है, प्लस यहाँ पर एरर होता है। ठीक है, तो ये y क्या है, प्रिडिक्टर डिपेंडेंट वेरिएबल है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, क्राइटेरियन बोलते हैं। ओके, और ए क्या है, इंटरसेप्ट है। यहाँ पर हम बनाते हैं ये, और ये हमारा y है और ये x है। ओके, और y और x के बीच में ये हमारा a जो रहता है वो क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, स्लोप होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट स्लोप होता है। ओके, ये बीटा, ये हमारा बेस्ट फिट लाइन है। ओके, ये बीटा है, बीटा क्या होता है, रिग्रेशन स्लोप, बीटा कोफिशिएंट। ओके, ए क्या है, इंटरसेप्ट है, y क्या, x क्या है, प्रिडिक्टर है, प्रिडिक्ट करता है। अब ये प्रिडिक्टर, ये क्या है, क्राइटेरियन है, ये प्रिडिक्टर है, x प्रिडिक्टर है और y क्या है, क्राइटेरियन है। ठीक है, तो ये कितना एक दूसरे के बारे में प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, हमारा जो प्रिडिक्टर है वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में कितना प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, इसको हम सिंपल लाइनर रिग्रेशन से समझते हैं। ये जो हमारा सिग्निफिकेंसन है, सिग्निफिकेंट हमारा p वैल्यू है, वह लेस देन 0.05 होना चाहिए। ओके, 0.05 होना चाहिए। और यदि हम देखते हैं हमारा रिग्रेशन स्लोप, यहाँ पर पार्शियल, ये r है, वह पार्शियल रिग्रेशन को बताता है। ओके, पार्शियल कोरिलेशन को बताता है, कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन को बताता है। अगर r की वैल्यू, यहाँ पर r की वैल्यू आ गई 0.70, तो हमारा ये बेस्ट प्रिडिक्ट हो रहा है। x y के बारे में प्रिडिक्शन कितना कर रहा है, 0.7 कर रहा है। इस तरह से अगर हम यहाँ पर रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना चाहें, रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना चाहे तो हमारा फार्मूला क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर अपॉन 100। तो यहाँ पर R2 का मतलब क्या हो रहा है, 0.02 इंटू 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 49 इंटू 100, तो हम 49% हमारा क्या हो रहा है, रिग्रेशन पार्शियल रिलेशन है बिटवीन द प्रिडिक्टर एंड क्राइटेरियन, हमारा 49% क्या हो रहा है, इसके बारे में एक्सप्लेन कर पा रहा है। हमारा जो क्राइटेरियन है उसके बारे में प्रिडिक्ट 49% कर ले रहा है। यदि हमारा, जैसे कि हम किसी एग्जाम्पल से समझना चाहें, तो हमारा जो स्कोर है, सेट का स्कोर है,
सेट स्कोर देखते हैं, ये हमारा क्या हुआ, क्राइटेरियन हुआ, और हमारा प्रिडिक्टर क्या हुआ, हमारा कंटेंट कंटेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उससे हमारा सेट का स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं, ये हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो कंटेंट का प्रैक्टिस है, पढ़ाई है, वह 49% हमारा ने सेट स्कोर को जस्टिफाई कर रहा है। इस तरह से ये हमारा जो हम कंटेंट अभी पढ़ रहे हैं वो बेस्ट कंटेंट है। ओके ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या होता है। मल्टीपल रिग्रेशन में क्या होता है, मल्टीपल रिग्रेशन में हम देखते हैं बहुत सारे प्रिडिक्टर रहते हैं, 3 या 3 से अधिक प्रिडिक्टर रहते हैं। हमेशा क्राइटेरियन एक ही रहेगा, चाहे वो मल्टीपल रिग्रेशन हो, चाहे वो सिंपल लाइनर रिग्रेशन हो। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें नेट का स्कोर, हम सेट का स्कोर देखें, उसमें हम देखेंगे स्टडी आवर्स देखेंगे, और फैक्टर ऐड कर लिए, स्टडी सेट स्कोर, यहाँ पर हम सेट स्कोर देखते हैं, इसमें हम PYQs प्रैक्टिस देखते हैं, PYQs प्रैक्टिस। ओके, तो बेस्ट फिट लाइन हुआ, ये X हुआ, ये Y हुआ, ओके, ये स्लोप हुआ। फिर सेकेंड हम देखते हैं सेट का स्कोर, सेट स्कोर किस तरह से बढ़ता है। हमने देखा इधर हम X और Y ले लेते हैं, इसमें हम लगाते हैं मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट से हमारा सेट का स्कोर कितना बढ़ता है। ओके, ये देखते हैं। और थर्ड क्या देखते हैं हम, X और Y हमारा, बताइए और क्या हम निकाले, रिवीजन, रिवीजन हम जो रिवीजन कर रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, उसका रिवीजन हमारे सेट के स्कोर को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। तो ये हो गया हमारा रिवीजन। ओके, तो तीनों का आपस में क्या होगा, आर आर निकलेगा, पार्शियल कोरिलेशन निकलेगा। अगर पार्शियल कोरिलेशन 0.30 से ज्यादा है तो ये क्या है हमारा, हम इसको अपने जो मल्टीपल रिग्रेशन के स्टडी में हम इसको ऐड करेंगे। तो हमारा पी वैल्यू 0. पी वैल्यू होता है वह मोर देन 0.30 होना चाहिए। ओके, तभी हम इसको आगे फर्दर स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर हमको छोटे छोटे आर मिल रहे हैं, इसको पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं, पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। पार्शियल कोरिलेशन से हमको क्या निकलता है, मल्टीपल कोरिलेशन निकलता है। ओके, पार्शियल कोरिलेशन को प्लस प्लस करके हम क्या करते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन निकालते हैं। यहाँ पर होता है जियोमेट्रिक एवरेज लेते हैं हम, जियोमेट्रिक एवरेज, एवरेज ऑफ पार्शियल कोरिलेशन। तो इसमें हम देखते हैं 3 है तो 3, अब R1 प्लस R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर। ओके, ये होता है हमारा जियोमेट्रिक मीन्स। जियोमेट्रिक मीन्स का रेंज क्या होता है, -0 से 1 तक होता है। ये जियोमेट्रिक एवरेज का क्या है, रेंज है। ओके, फार्मूला ये है और जियोमेट्रिक का रेंज ये है। पर मल्टीपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन को R से सिंबल करते हैं और R का रेंज होता है 0 to +1। ओके, 0 to +1 होता है, ये कभी माइनस में नहीं होता है। जो मल्टीपल कोरिलेशन है, मल्टीपल रिग्रेशन है, वह 0 to प्लस, ये 2 ही लिख देना ज्यादा बेटर है, 2 + 1 होता है। ओके ओके, फिर इसमें ये ई जो है वह रेसिडुअल एरर है, और आर जो होता है ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर के से हमेशा, कैपिटल आर हमेशा स्मॉल आर से ज्यादा रहेगा या तो बराबर रहेगा, लेकिन कभी लेस देन
स्मॉल आर नहीं हो सकता। ओके, इस तरह से हमारा मल्टीपल रिग्रेशन खत्म हुआ। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? जो आर है, जो स्मॉल आर है, वो उसका रेंज क्या है? इसका रेंज क्या है? -1 टू +1। मल्टीपल रिग्रेशन से किसको दर्शाते हैं? कौन से अल्फाबेट से दर्शाते हैं? तो कैपिटल आर। इसका रेंज क्या होता है? 0 टू +1 होता है। ओके, जियोमेट्रिक मीन एवरेज जो होता है, जियोमेट्रिक एवरेज का रेंज -1 से +1 तक होता है। ओके, ये हो गया हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट। किसी को कुछ डाउट तो प्लीज 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 मेरे को बताइए। हम केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम अभी विदिन 2 मंथ में है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको समझने की जरूरत है, बस हम वही समझ रहे हैं। तो देखते हैं सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन में क्या अंतर होता है। प्रिडिक्टर यहाँ पर 1 होते हैं, यहाँ पर मोर देन 2 होते हैं। ओके, 2 आर मोर देन 2। डीवी क्या होता है? या फिर क्राइटेरियन, क्राइटेरियन 1 होता है, इसमें भी 1 होता है। यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल, यहाँ पर फॉर्मूला दिया है। एरर को इन लोग हमेशा भूल जाते हैं। ओके, ये एरर है, रैंडम एरर है। देन रिग्रेशन का अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ही मेनली पूछते हैं, तो रिग्रेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम मेन इफेक्ट क्या होता है? मेन इफेक्ट इज इक्वल टू के। जितने भी ग्रुप होंगे या जितने भी प्रिडिक्टर होंगे, जैसे हमने देखा 3 प्रिडिक्टर देखा, तो हमारा मेन इफेक्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? के है। फिर ये रेसिडुअल या एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? n-k-1। जैसे हमने 50 पार्टिसिपेंट लिए, -3 ग्रुप था, -1, तो हमारा क्या आ जाएगा? 50 - 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 46। तो हमारा आंसर इस तरह से आता है। और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा? 50 - 1 इज इक्वल टू 49। इस तरह से हमारा रिग्रेशन खत्म हुआ। ओके, देन काई स्क्वायर से भी सवाल आते हैं। काई स्क्वायर में नॉमिनल डेटा का यूज किया जाता है। चलिए देख लेते हैं। काई स्क्वायर, इसका की पॉइंट्स क्या है? ये नॉन मैट्रिक टेस्ट है। इसमें कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी या मोड का यूज किया जाता है। ओके, मेन पर्पस टू डिटरमाइन वेदर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आर वेदर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड। ओके, इसको और क्या बोलते हैं? गुडनेस ऑफ फिट बोलते हैं, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, टेस्ट ऑफ होमोजिनिटी बोलते हैं। ओके ओके, चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। काई स्क्वायर हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। तो जैसे कि हमने किसी के बारे में ऑब्टेन किया फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व किया फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हमने किसी के बारे में प्रिडिक्ट किया कि इसका स्कोर आएगा, नेट सेट में हमारा कट ऑफ जाएगा। कितना कट ऑफ जाएगा? हमारा जनरल के लिए सेट में साइकोलॉजी में कट ऑफ जाएगा 170। ओके, 170 जाएगा। और हमारा एक्सपेक्टेड एक सेकेंड, वन सेकेंड। ऑप्टेन फ्रीक्वेंसी और ऑप्टेन फ्रीक्वेंसी, ये हमारा जनरल का स्कोर 170 जाएगा, कट ऑफ जाएगा। ये हमारा एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब हमारा ऑप्टेन फ्रीक्वेंसी हमने देखा, हमारा एग्जाम हो गया। अब हमने देखा कि हमारा ऑप्टेन फ्रीक्वेंसी, हमने देखा कि हम जनरल का कट ऑफ गया 168। ओके, या फिर हमने देखा कि 160 गया जनरल का कट ऑफ। ठीक, तो हमने काई स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होता है?
पूरे जितने भी बच्चे सबका कट ऑफ निकालते हैं, तो हम एक कॉमन एग्जांपल से समझते हैं। 170 माइनस 160 और ये हो गया 160, और इसका स्क्वायर लेंगे। ओके ओके, तो यहाँ पर हो गया, एक्सपेक्टेड क्या था, 170 है, सॉरी 170, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, इधर 170 होगा। इस तरह से ये कट ऑफ, ये हुआ 170, ये हमारा पॉइंट में आएगा, कितना आएगा चलिए बताइए। ठीक है, तो ये देखते हैं कि हमारा जो, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन उतना मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपका एक्सपेक्टेड जो था और ऑब्टेन क्या था, इसमें कितना का डिफरेंस है, इसमें 10 का ही डिफरेंस है। तो इस तरह से हमारा काई स्क्वायर क्या होता है, हमारा जो प्रिडिक्शन है, ओके, वो हमारा सही हुआ है, प्रिडिक्शन में ज्यादा का अंतर नहीं है, ये देखते हैं। और इसमें बहुत सारे चीज हैं, इतना सिंपल एग्जांपल से हम नहीं समझ सकते। इसके लिए क्या किया जाता है, पूरा कॉलम बनाया जाता है, ठीक, कॉलम बनाया जाता है, हर में देखा जाता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है और ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी क्या है। जितने भी बच्चे लोगों ने एग्जाम दिलाया है उसके बारे में पूरा देखते हैं, ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी, और फिर उसका सिग्मा लिया जाता है, टोटल लिया जाता है, टोटल करके बाद में इन लास्ट में ये फॉर्मूला लगाया जाता है। तो एक एग्जांपल से हम इसको नहीं समझ सकते, ठीक है। तो इसमें रो रहता है और कॉलम रहता है, रो कॉलम रहते हैं, उसके बाद उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम उसी के हिसाब से निकलता है। जैसे कि हमारे रो अगर 4 है और कॉलम क्या है, कॉलम 6 है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालेंगे तो क्या रहता है, काई स्क्वायर का डिग्री ऑफ फ्रीडम r-1 इंटू कॉलम -1, ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है। तो 4-1 और इधर हो जाएगा 6-1, तो इधर क्या हुआ, 3 इंटू 5, 15, 15 हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। आपको दिया रहेगा रो कितना है, कॉलम कितना है, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम काई स्क्वायर के हिसाब से निकालिए, दिया रहता है। इसमें अधिकतर ये एक सवाल और आता है कि क्या काई स्क्वायर में रो और कॉलम बराबर होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा काई स्क्वायर टेस्ट है, जो कि मोड के ऊपर डिपेंड होता है, फ्रीक्वेंसी देखा जाता है। ओके, चलिए यहाँ से हमारा यूनिट 2 खत्म हुआ, कल से हम यूनिट 3 देखेंगे, यूनिट 3 साइकोलॉजिकल टेस्ट, ओके, हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको मेरा ये सेशन कैसा लगा, आप जरूर कमेंट्स करके बताइए, और मेरे से जुड़ने के लिए थैंक यू, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।